हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी मैनेजमेंट की क्लास चल रही है और उसमें हमारा प्रबंध जो है मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। पूरा मैनेजमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसके एमसीक्यू मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। एक ही क्लास में आपको सब वो मिल जाएगा। अगर वो क्लास आपने अभी तक नहीं देखी हो तो जाकर देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे लेखांकन की। आज हम बात करने वाले हैं कि लेखांकन की, और लेखांकन से रिलेटेड लेखांकन का सबसे पहले अर्थ जानेंगे। उसके जितने भी कार्य, विशेषताएं, उद्देश्य होंगे वो सब हम लेखांकन के बारे में जानेंगे। और फिर आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में। लेखांकन की महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्द जिन्हें हम कहें लेखांकन से रिलेटेड, जिनमें कंफ्यूज रहते हैं अक्सर, तो वो सब आपका यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है अपना चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और भी क्लासेस यहाँ पर आपको दी जाती हैं। ये हमारा ऐप है ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। ये प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा हमारा ऐप। वहाँ से आप डाउनलोड करके MP पटवारी की टेस्ट सीरीज आप वहाँ पर लगा सकते हो। ये साथियों हमारा चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी टेलीग्राम का चैनल है ये, जहाँ पर आपको डेली क्लासेस की PDF दी जाती हैं और डेली क्लासेस जो आती हैं, डलती हैं, उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और जो भी एग्ज़ाम आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। ऑल इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ मिल जाते हैं, तो जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाइए। देखिए, अर्थ हम जानते हैं कि लेखांकन का अर्थ होता क्या है। क्या होता है लेखांकन का अर्थ? कि जब हम कोई व्यवसाय करते हैं या कंपनी कुछ भी खोलते हैं, तो कुछ भी काम हम करें, तो अगर हम उसे किसी चीज़ में लिखें ना क्रमबद्ध तरीके से, तो क्या कुछ हो पाएगा ना। लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो लेखांकन में सीधा मतलब यही है कि जो मुद्रा से रिलेटेड वित्तीय स्वभाव होते हैं ना, पैसों से रिलेटेड जितने भी कार्य किए जाते हैं, वो सभी सौदों को क्रमबद्ध तरीके से कि कहाँ कहाँ किसका यूज़ हुआ और कहाँ पर कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, ये सब क्या होता है एक जगह लिख दिया जाता है, अलग अलग खाते बना के क्रमबद्ध तरीके से। देखें, अर्थ लेखांकन का आशय वित्तीय स्वभाव के सौदों या लेन देनों को क्रमबद्ध रूप में लेखाबद्ध करने, उनका वर्गीकरण करने यानी क्लासिफाई करने, आपके अलग अलग कि कौन सी जगह किसका खाता है, ये मेरा खाता, और कहाँ पर कितनी लाभ हुई, कितनी हानि हुई, कितने डेटर्स ना, देनदारियाँ आपकी हुई, लेनदारियाँ कितनी है, ये सब आपका इन सभी का क्या वर्गीकरण करने, सारांश तैयार करने और इसको इस प्रकार प्रस्तुत करने से है जिससे उनका क्या हो सके, विश्लेषण एवं निर्वचन हो सके। यानी कि कैसे तैयार करना, उस विधि को, उस क्रमबद्ध तरीके को कैसे प्रदर्शित करना जिससे कि उसका एनालिसिस हो सके। वर्ष के अंत में क्या होता है, उन सभी को देखा जा सके कि हमें यहाँ पर ज़्यादा हमें व्यवसाय में लाभ हुआ है या फिर हानि हुई है। ये खाते बनाए जाते हैं, जैसे जनरल बनाया जाता है आपका जनरल अकाउंट, जिसे हम रोज नामचा कहते हैं, लाभ हानि खाता, रोकड़ खाता, ये सभी के अलग अलग खाते की कहाँ पर क्या यूज़ हुआ है ना, कितनी चीज़ कहाँ पर यूज़ हुई है। लाभ हानि खाता बनाया जाता है लाभ हानि ज्ञात करने के लिए कि कितना लाभ रहा और कितनी हानि। तो उन सभी के लिए क्या लेखांकन की ज़रूरत पड़ती है। लेखांकन छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, उनकी ज़रूरत को भी ये पूरा करता है ना। उनको भी पता पड़ जाता है कि हमारा यहाँ पर पैसा इतना यूज़ हुआ है और यहाँ से आपका पैसा आया है। तो टोटल क्या हुआ, इसका अर्थ कि जितने भी कहाँ से पैसा आया, किधर गया पैसा, उन सभी को लेखा करना, पुस्त पालन करना, यही क्या कहलाता है आपका लेखांकन, अकाउंटिंग आपकी। ठीक है, अर्थ समझ में आया।
देखें अन्य परिभाषा इसकी क्या होगी कि लेखांकन जो है व्यवसाय की भाषा है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लेखांकन को क्या कहते हैं? व्यवसाय की भाषा कहते हैं। व्यवसाय की भाषा क्यों कहेंगे? क्यों? व्यवसाय में जितने भी काम हो रहे हैं पैसे से रिलेटेड, तो वो सभी क्या करता है? लेखांकन, है ना। तो लेखांकन को क्या व्यवसाय की भाषा कहते हैं? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। किसी भी भाषा का मूल कार्य संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के रूप में सहायता प्रदान करना है। क्या? सहायता प्रदान करना है। संप्रेषण मतलब कहाँ पर आपका, कहाँ पर कितना पैसा यूज हुआ, है ना, इन सब का क्या? कम्युनिकेशन करना। और लेखांकन भी ये कार्य करता है, यह व्यावसायिक क्रियाकलापों के परिणामों को विभिन्न पक्षकारों तक पहुंचाता है जिसका व्यवसाय में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हित रहता है। जैसे आपके इन्वेस्टर होते हैं, उनको पता पड़ता है लेखांकन के जरिए कि आपकी अगर कोई पैसा क्यों लगाएगा, जब आपकी व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा, जब आपको वहाँ पर लाभ ज़्यादा होगा, तभी तो कोई इन्वेस्टर पैसे लगाएगा। और जब वो इन्वेस्टर पैसे लगा देगा तो वो उसे जानकारी भी तो होनी चाहिए, मैंने कंपनी में चल क्या रहा है ना, कौन सी कंपनी में पैसे लगाए हैं मैंने, तो उस कंपनी में चल क्या रहा है, कितना कहाँ पर पैसा यूज़ हो रहा है। तो यही सब क्या होता है? आपका लेखांकन। द फादर ऑफ अकाउंटिंग। द फादर ऑफ अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन के जनक कौन है? कौन है? ये है आपके फरा ल्यूकस पेसियोली, यानी इनका शॉर्ट नाम क्या है? इनको हम किस नाम से जानते हैं? ल्यूकस पेसियोली। इनको क्या? आधुनिक पुस्तकालय लेखांकन ही होता है, उसका जन्मदाता कहा जाता है। और ये कौन थे? ल्यूकस पेसियोली ये कौन थे? एक फेमस मैथमेटिशियन थे। कौन थे? प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, है ना। देखें अब लेखांकन की विशेषता। लेखांकन की विशेषता हम देख रहे हैं, तो सबसे पहली विशेषता देखिए इसकी क्या है? लेन देनों का अभिलेखन करना। रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, लेन देनों का अभिलेखन करना, यानी व्यवसाय में कहाँ से सामान लिया और किसको पैसा देना है, किससे लेना है, कहाँ पर आपका पैसा गया, किस जगह यूज़ हुआ, ये सभी का क्या करना? इन लेन देनों का अभिलेखन करना। इनको किस में लिखना? एक पुस्तक में लिखना, खाता बही, उसमें वो लिखना। तो लेन देनों का अभिलेखन करना। लेखांकन का उद्देश्य व्यावसायिक लेन देनों या व्यवहारों की पहचान करना और इसे नियमित तथा सुव्यवस्थित ढंग से लेखा पुस्तकों में लिखना। नियमित लिखते हैं। रोज नामचा जो होता है आपका जनरल अकाउंट, उसमें क्या होता है? कितना आज, जैसे आज आपने मजदूरों को कितना दे दिया, वेजेस कितना कर दिया, और उनको पैसे कितने दिए, और आपका भाड़ा वगैरह लग गया, किराया लग गया, ये सब क्या है? सुव्यवस्थित ढंग से उन लेखा पुस्तकों में लिखना। तो क्या? लेन देनों का हम इसमें अभिलेख करते हैं। सबसे पहली विशेषता तो आपकी यही है। नेक्स्ट आपका लेन देनों का मापन, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। लेन देनों का मापन करना। ध्यान रखिए, लेन देनों में, व्यवसाय में लेखा पुस्तक जो होती है उसमें केवल पैसों से रिलेटेड चीज़ इसमें लिखी जाती है कि कहाँ क्या किसने दी, सामान दिया और सामान लिया, ये चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। क्या? सिर्फ और सिर्फ मुद्रा से रिलेटेड, है ना। इसमें देखिए लेखा पुस्तकों में केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है और जिनके प्रलेखीय सबूत उपलब्ध हों। जिनके प्रलेखीय मतलब लिखे हुए सबूत जो हैं उपलब्ध हों। अपन कोई सामान खरीदते हैं तो अपन को कैश मेमो वगैरह मिलते हैं, बिल वगैरह मिलता है, वो सबूत हों। तो लेन देनों का मापन
केवल उन्हीं चीज़ों को लिखना जिनसे अपना पैसा लगा हो और या फिर जिनसे पैसा अपन पे आ रहा हो। देखें आपकी अगली विशेषता क्या हुई, लेन देनों का वर्गीकरण करना, क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शंस, क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन, लेन देनों का क्या करना, वर्गीकरण करना, यानी कि खातों को बांटना। जैसे आप सबसे पहले कौन सी जनरल अकाउंट आप बनाते हो तो जनरल अकाउंट में सब एक जगह लिख दिया जाता है, लेकिन उसके बाद क्लासिफाइंग किस में होता है, वो लेज़र में। जब लेज़र अकाउंट जो बनता है तो उसमें सभी के अलग अलग खाते दर्शाए जाते हैं, जैसे सेल्स अकाउंट आपका, परचेस अकाउंट अलग से, है ना, राम का खाता, राम नाम का व्यक्ति है उसका अलग से खाता, है ना, मेरा नाम दीक्षा तो मेरा अलग से दीक्षास अकाउंट। ऐसे क्या होगा, लेज़र खाता बही क्या होता है, अलग अलग खाते बनते हैं इसमें। देखें, लेखांकन व्यावसायिक लेन देनों के वर्गीकरण करने की कला है। रोज नामचे, जिसको हम जनरल बोलते हैं, घबराइए ना, मतलब वैसे मत हो जाइए कंफ्यूज कि रोज नामचे को क्या जनरल उसे बोलते हैं। जनरल में लेखा करने की पश्चात एक जैसी प्रकृति के लेन देनों को, यानी कि एक जैसे खाते, एक जैसी प्रकृति के जो खाते होंगे उन्हीं को क्या करेंगे, उन खातों के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। क्या, अलग अलग अकाउंट्स, यानी कितनी जगह आपका माल बिका, कितना बिका, उस हिसाब से कितना बिका तो सेल्स अकाउंट अलग से बन जाएगा। तो लेज़र में वही होता है, इसके लिए एक अलग पुस्तक का प्रयोग किया जाता है जिसे हम खाता बही या फिर लेज़र के नाम से जानते हैं। अगला आपका है विशेषता, अगली कौन सी विशेषता है कि लेन देनों का संक्षिप्तीकरण करना, यानी उनको संक्षिप्त में लिखना कि जिससे सामने वाले को आसानी से समझ में आ सके, उपयोगकर्ता जो होगा उसे समझ में आ जाए। देखें, लेखांकन के अंतर्गत लेन देनों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है ताकि वित्तीय सूचनाएं लेखांकन के उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी हो सकें। अगर अच्छे से संक्षिप्त नहीं होगा, संक्षिप्तीकरण नहीं होगा, तो जो वित्तीय सूचनाएं होंगी तो वो उपयोगकर्ता ठीक से समझ नहीं पाएगा। इसलिए क्या कहा है कि लेन देन जो होंगे उनका क्या करना, संक्षिप्तीकरण करना, समराइजिंग करना। देखें अगली विशेषता आपकी, लेन देनों का विश्लेषण एवं निर्वचन, निर्वचन मतलब व्याख्या करना। लेन देनों का क्या करना, एनालिसिस करना, जो भी लेन देन है उनका क्या करना, एनालिसिस करना, और जो भी निर्वचन यानी कि व्याख्या, उन लेन देनों की व्याख्या भी करना। तो देखें, लेखांकन का उद्देश्य वित्तीय व्यवहारों एवं घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करना है जिससे कि लेन देनों का विश्लेषण तथा निर्वचन यानी कि आपकी व्याख्या आसानी से हो सके एवं उसके आधार पर निर्णय लिया जा सके। मतलब क्या बोल रहा है कुल मिला के कि आपको लेन देन है उनका एनालिसिस सही से करना है और इसकी विशेषता क्या है, इनकी व्याख्या करना, लेन देनों की व्याख्या करना और एनालिसिस करना। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लेखांकन के उद्देश्य क्या है, इसका गोल क्या है लेखांकन का। फर्स्ट है व्यावसायिक लेन देनों का नियमित एवं सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण लेखा करना। क्या व्यावसायिक जितने भी लेन देन होंगे व्यावसायिक में, आपके व्यवसाय में जितने भी लेन देन हुए उनका क्या करना, नियमित रोज उनका आप सुव्यवस्थित ढंग से इसमें लेखा करना। आपको फिर मिल जाएगा कि आज इतना इतना खर्चा हुआ था इस जगह, है ना, इतने मेरे उधार सामान ले गए, यहाँ से मैं नगद सामान लाया, यहाँ से मैंने उधार सामान लिया, ये सब इनका क्या करना, सुव्यवस्थित ढंग से लेखा करना, है ना, सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण लेखा करना। लेखांकन का प्रथम उद्देश्य सभी व्यावसायिक लेन देनों का पूर्ण एवं व्यवस्थित
व्यवस्थित रूप से लेखा करना है। सुव्यवस्थित ढंग से लेखा करने से भूल की संभावना नहीं रहती है और परिणाम जो है आपका शुद्ध प्राप्त होता है। अगर सुव्यवस्थित ढंग से आपने वो लेन देनों को लिखा है खाता बही में, आपने उनमें खाता बही में आपने लिखा है, तो अगर आप अच्छे से लिखोगे तो भूल की संभावना कम रहती है और परिणाम आपको जो है शुद्ध प्राप्त होते हैं। जिसे बैलेंस शीट जो बोलते हैं, तो आपको वो सही से प्राप्त होती है, आपको परिणाम आपका शुद्ध प्राप्त होता है। अगला उद्देश्य क्या है इसका कि शुद्ध लाभ हानि का निर्धारण करना। क्या करना? शुद्ध लाभ हानि का निर्धारण करना। नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, उन सभी का क्या करना? निर्धारण करना कि कहाँ पर कितनी हानि हुई है और कहाँ पर कितना लाभ हुआ है। इसका कब पता चलेगा? जब आप वित्तीय विवरण तैयार करोगे, जब आप लेखा करोगे, तब आप हिसाब लगाओगे कि अरे यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पर आपको हानि हुई है और यहाँ आपका लाभ हुआ है। देखें, लेखांकन का दूसरा उद्देश्य एक निश्चित अवधि का लाभ हानि ज्ञात करना है। क्या? एक निश्चित अवधि का क्या करना? लाभ हानि ज्ञात करना। लाभ हानि ज्ञात करने के लिए व्यापारी लाभ हानि खाता, जिसे क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, या फिर आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट तैयार करता है। इन खातों में क्या पता चलता है कि कहाँ पर कितना लाभ हुआ है। ये साल के अंत में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, तो लाभ हानि इसमें ज्ञात करते हैं। शुद्ध लाभ पता चलता है या शुद्ध हानि। अगला उद्देश्य क्या है आपका लेखांकन का कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञान करना। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञान करना कि आपके व्यवसाय में लाभ घाटा चल रहा है या आपको लाभ हो रहा है। वित्तीय स्थिति कैसी होगी, है ना? अगर आप लेखा करोगे, लेखांकन करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी संस्था की, आपकी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति कैसी है। देखें, लेखांकन का एक उद्देश्य संस्था की वित्तीय स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक स्थिति विवरण तैयार किया जाता है, जिसमें बाईं ओर पूंजी और दायित्व यानी कैपिटल और लायबिलिटीज को दिखाया जाता है, तो दूसरी तरफ इसे संपत्तियां, क्या दूसरी तरफ यानी आपकी दाईं ओर आपका क्या दिखा रहा है? असेट्स दिखा रहा है, और इस तरफ दाईं तरफ आपको कैपिटल और लायबिलिटीज दिखाएगा। इसको क्या बोलते हैं? स्थिति विवरण को क्या बोलेंगे? चिट्ठा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपका जो राइट होगा, राइट हैंड इस साइड आपको होता है संपत्तियां लिखना होती है, और जो लेफ्ट हैंड होगा उस साइड क्या लिखते हैं हम? कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इससे क्या होता है? आपकी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति विवरण का ज्ञान होगा। अगला आपका है कि आर्थिक निर्णयों के लिए सूचना प्रदान करना। आर्थिक निर्णय यानी पैसों से संबंधित जितने भी निर्णय होंगे उनका क्या करना? उनके निर्णयों के लिए सूचना प्रदान करना। लेखांकन का एक कार्य वित्तीय प्रकृति वाली सूचनाएं प्रदान करना है, जिससे प्रबंधकों को निर्णय लेने में सुविधा हो, साथ ही सही निर्णय लिए जा सकें। अब वित्तीय विवरण तैयार करने से क्या होगा कि आपको जो लेखांकन तैयार करने से आपको क्या होगा कि व्यवसाय में क्या चल रहा है, उसकी स्थिति कैसी है, किस चीज़ की वहाँ पर कमी है, कौन सी चीज़ वहाँ पर लाई जाए, तो इन सभी का पता किसको चलेगा? प्रबंधकों को चलेगा, और फिर वो क्या आसानी से निर्णय ले सकेंगे, है ना?
उनको निर्णय लेने में सुविधा होगी, इसके लिए वैकल्पिक उपाय भी लेखांकन उपलब्ध कराता है। यानी बहुत सारे उपाय भी लेखांकन क्या कराता है, प्रबंधकों को उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट उद्देश्य क्या होगा आपका कि व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षों को सूचनाएं देना। व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षों को सूचनाएं देना। व्यवसाय में बहुत सारे लोग हित रखते हैं, इन्वेस्टर हो गए, आपका लेनदार है, ये सब क्या व्यवसाय में क्या रखेंगे, आपका पक्ष रखेंगे। व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षों को सूचनाएं देना। जब आप लेखांकन करते हो तो उन सभी को सूचनाएं आप दे सकते हो, वो भी सही लेखांकन के द्वारा। देखें, व्यवसाय में कई पक्ष के हित होते हैं, जैसे स्वामी, कर्मचारी वर्ग, प्रबंधक, लेनदार, विनियोजक, इन्वेस्टर्स आपके, और ये सभी क्या होते हैं, व्यवसाय में क्या रखते हैं, हित रखते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। व्यवसाय में हित रखने वाली विभिन्न पक्षों को उनसे संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराना भी लेखांकन का एक उद्देश्य है। उन सभी को क्या करवाना, सूचनाएं उपलब्ध कराना लेखांकन का क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। अब हम देखेंगे लेखांकन के कार्य। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इसके लेखांकन के कितने कार्य हैं, टोटल 6 कार्य हैं। पहला आपका है लेखात्मक कार्य। इसमें क्या किया जाता है, इसमें लेखा किया जाता है ना। आपका पहले जनरल अकाउंट बनाया जाता है, फिर आपका लेजर बनाया जाता है, फिर बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो अलग अलग खाते इसमें बनाए जाते हैं। पहले खाते बनाए जाते हैं, फिर उनका क्या किया जाता है, उनका क्लासिफाई किया जाता है, उनका क्या वर्गीकरण किया जाता है। व्याख्यात्मक में क्या करना कि जितने भी रिलेटेड अपन से अभी मैंने बताया कि व्यवसाय में जो भी हित रखने वाले, जो पक्ष रखने वाले हैं, जो कौन कौन रखता है, बताया मैंने आपको कि लेनदार हो गए, आपके स्वामी, इन्वेस्टर, ये सभी क्या है, व्यवसाय में हित रखते हैं। तो उनको क्या सही सूचनाएं प्राप्त करवाना लेखांकन का कार्य है। संप्रेषणात्मक कार्य, यानी कि संप्रेषणात्मक मतलब क्या होगा कि व्यवसाय, जो लेखांकन है वो क्या है, व्यवसाय की भाषा है लेखांकन। तो जो भी ये संबंध रख रहे हैं, जो भी स्वामी, इन्वेस्टर जो भी संबंध रख रहे हैं, तो वो क्या, उनको सही सूचनाएं प्राप्त करवाना। अगला आपका कार्य कौन सा है, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। यानी वैधानिक आवश्यकता मतलब जो लीगल नीड्स होती हैं, लीगल नीड्स, उनकी आवश्यकताओं की क्या करना, पूर्ति करना। जैसे आपका कंपनी अधिनियम है, आपका आयकर अधिनियम है, बिक्री अधिनियम है, इन सभी के विवरणों पर जमा करने पर बल दिया जाता है इसमें। अगला है आपका कि व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना। व्यवसाय में जो भी संपत्ति है, आपकी मशीन वगैरह हैं, जितनी भी जो भी संपत्ति है, उन सभी का क्या करना, रक्षा करना एक लेखांकन का कार्य होता है। नेक्स्ट लास्ट आपका कार्य कौन सा है, निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना। निर्णय लेने में सहायता कौन प्रदान करता है, लेखांकन। अकाउंटिंग आपका क्या करेगा, निर्णय लेने में सहायता प्रदान करेगा कि कितना लाभ कितना हानि आपका इस वर्ष में रहा। देखिए, लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता, यानी लेखांकन जो अकाउंटिंग है उसकी सूचना के उपयोगकर्ता कौन कौन है। देखिए, आपके फर्स्ट है आंतरिक उपयोगकर्ता, सेकंड आपके होंगे बाह्य उपयोगकर्ता। देखिए, आंतरिक में कौन कौन है, स्वामी, प्रबंधन, कर्मचारी।
ऑनर्स, मैनेजमेंट, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़, ये सभी क्या है, आंतरिक उपयोगकर्ता हैं। लेखांकन की सूचना जो होती है आंतरिक उपयोगकर्ता है। बाहरी आपके देखें निवेशक, इन्वेस्टर, आपके लेनदार यानी व्यवसाय से पैसा लेने वाले लेनदार, क्रेडिटर या सप्लायर, और बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं, और श्रम संघ या मजदूर संघ, और सरकार तथा नियामक एजेंसियां, जनता जनार्दन, ग्राहक कर अधिकारी, शोधकर्ता, प्रतिस्पर्धी, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके ब्राहा उपयोगकर्ता। तो लेखांकन सूचनाएं कौन कौन उपयोग करता है, दो हैं, आंतरिक और ब्राहा। लेखांकन के लाभ देखते हैं हम। लेखांकन के लाभ, गुण, महत्व। पहला आपका होता है व्यापारियों को लाभ। जो व्यापारी होते हैं, व्यापारी जो होंगे उनको क्या लाभ होगा, कर निर्धारण में सहायक, टेस्ट उनका जो टैक्स होगा उनके निर्धारण में सहायक, स्मरण शक्ति में सहायक। जो लेखांकन होते हैं तो वो लिख लिए जाते हैं ना, भूलने की इसमें संभावना ना के बराबर होती है। क्यों, पहले से लिखा हुआ है, लेखांकन आपने कर लिया, लेखाबद्ध कर लिया, तो स्मरण शक्ति में सहायक होता है। न्यायालय में प्रमाण, जब कोई चीज़ लिखी होती है तो वो प्रमाणित होती है, तो वो जो पुस्तक होगी, खाता पुस्तक, तो वो क्या होगा, न्यायालय में प्रमाण के रूप में काम करेगी, है ना। व्यापार बेचने में सहायक होगा, व्यापार बेचने में सहायक कि आपकी इतनी जो ये थी लाभ हानि, ये सब, और लाभ हानि का ज्ञान। इससे लेखांकन के लाभ में क्या आएगा, लाभ हानि का ज्ञान, कि कितना लाभ हुआ, कितनी हानि, ये सब का ज्ञान होता है। निर्णय लेने में सहायक होता है, तुलनात्मक अध्ययन करने में भी ये सहायक होता है। सेकंड आपको होगा कि सरकार को लाभ, करारोपण में सुविधा, करारोपण में उनको सुविधा होगी, और उपक्रमों की वित्तीय स्थिति की जानकारी, यानी कि जो भी संस्था या व्यवसाय होगा, बिजनेस व्यवसाय आपका, तो वो क्या होगा, उनकी वित्तीय स्थिति की जानकारी, उनकी वित्तीय पैसे की स्थिति कैसी है उनकी जानकारी मिलेगी। और वित्तीय सहायता स्वीकृति करने में आसानी, यानी कि उनको कितना इनकम वगैरह वो दिया जाए, लोन वगैरह, वित्तीय सहायता उनको स्वीकृत करने में आसानी रहेगी, और मूल्य निर्धारण करने में सहायता रहेगी। और थर्ड आपका है कि विनियोजक, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको लाभ होता है कि वहाँ पर लेखांकन चलता है, लेखाबद्ध किया जाता है लेन देनों का, तो विनियोजनों जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको क्या होता है, लाभ होता है। और क्या होता है, कर्मचारियों को भी लाभ होता है, कर्मचारियों को भी इनमें लाभ होता है। लेखांकन की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। पहला क्या है, वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए, वित्तीय लेखांकन की वह शाखा है जो व्यवसाय से के समस्त वित्तीय लेन देनों का लेखा कर वित्तीय परिणामों का प्रतिवेदन करती है। यह विभिन्न पक्षकारों को व्यवसाय की वित्तीय सूचनाएं प्रदान करती है। वित्तीय लेखांकन क्या होगा, वित्तीय लेखांकन वह शाखा है जो व्यवसाय के जितने भी वित्तीय लेन देन होते हैं, व्यवसाय से वित्त से संबंधित, पैसे संबंधित जो भी लेन देन होते हैं, उनका क्या करना, उनका लेखा करती है, और फिर उनके परिणाम का प्रतिवेदन करती है। फिर ये जितने भी पक्ष रखते हैं, वो व्यवसाय में जितने भी पक्ष रखते हैं लोग, उनको क्या करना, व्यवसाय की वित्तीय सूचना प्रदान करती है लेखांकन की ये शाखा। कौन सी, वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपका है अगला लेखांकन, लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग। कितनी लागत लग रही है ये भी इसमें लेखा किया जाता है। इससे लेखक के कौन से लेखांकन का पता चल रहा है, कौन से लेखे का, कि लागत कितनी लगी है। देखिए, लागत लेखांकन की वह शाखा वस्तु है या सेवा के लागत निर्धारण व नियंत्रण हेतु लेखांकन प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है।
अगली शाखा कौन सी है? अगली ब्रांच है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी प्रबंधकीय लेखांकन। क्या होगा देखें, प्रबंधकीय लेखांकन वह शाखा है, वह ब्रांच है प्रबंध के निर्णयन प्रक्रिया हेतु सूचनाओं को प्रदान करती है। क्या? जो भी मैनेजमेंट है उसके निर्णय करने के लिए, निर्णयन प्रक्रिया के लिए सूचनाओं को क्या करती है? प्रदान करती है। यह लेखांकन वित्तीय लेखा व अन्य क्षेत्रों से सूचनाएं एकत्र कर निर्णय हेतु सूचनाएं उपलब्ध कराती है। वित्तीय लेखा और अन्य क्षेत्रों से क्या करेगी? सूचना एकत्र करके निर्णय लेने के लिए वो सूचनाएं उपलब्ध करती है। कौन करती है? प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगला आपका है कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग। आपका जो भी क्या होता है, जितने भी कर होते हैं उनको समय पर देने के लिए ये क्या करती है? काम करती है। देखें, व्यवसाय द्वारा देय विभिन्न प्रकार के कर जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रकृति के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी टैक्स होते हैं, उनका क्या करना? उनके लेखांकन प्रक्रिया से संबंधित होती है ताकि समय पर उन करों का क्या किया जा सके? भुगतान किया जा सके। क्या किया जा सके? उनका भुगतान किया जा सके समय पर। किसके द्वारा? कर लेखांकन के। देखिए, सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सामाजिक लेखांकन व्यवसाय द्वारा समाज के प्रति निभाए गए उत्तरदायित्वों की पहचान व मापन कर सूचनाएं प्रदान करता है। जो भी आर्थिक सूचनाएं होती हैं उनकी पहचान और मापन कर सूचना प्रबंध प्रदान करता है। कौन? सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन। अब हम देखेंगे शब्दावली। महत्वपूर्ण शब्दावली। देखें, व्यावसायिक लेन देन या फिर सौदे हम किसे कहते हैं? व्यावसायिक में जो भी आ रहा है, जो भी जा रहा है ना, लेन देन। आप दुकानदार को पैसे देते हो और सामान लेते हो, ये क्या हो रहा है? लेन देन हो रहा है, सौदा हो रहा है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखें, ऐसी आर्थिक क्रिया जिनसे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन हो जाए, व्यावसायिक सौदे कहलाती है। कौन सी स्थिति? वो कौन सी क्रियाएं जो कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन हो जाए। यानी अगर सामान लेंगे तो खर्च हो जाएगा, तो इससे भी क्या होगा? व्यवसाय की वित्तीय स्थिति परिवर्तित होगी। और कोई अपन बेचेंगे तो अपने पास पैसा आएगा, तो इससे भी आपके पास पैसा होगा, तब आपकी क्या स्थिति चेंज होगी, तो क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, व्यावसायिक सौदे कहलाती है। अर्थात जब भी कोई व्यावसायिक सौदे होते हैं तो उसमें व्यवसाय की संपत्ति, दायित्व व पूंजी, आय व व्ययों में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? आपकी संपत्ति बढ़ जाती है या दायित्व बढ़ जाते हैं या फिर पूंजी यानी कि आय और व्यय में वो परिवर्तन हो जाता है। संपत्ति आप खरीदोगे, कोई संपत्ति आप खरीदोगे, जैसे आप कोई भवन खरीद रहे हो, बिल्डिंग, और जैसे आप कोई मशीन खरीद रहे हो, कोई यंत्र वगैरह मशीनें, या फिर आप फर्नीचर लगवा रहे हो, ये क्या है? स्थायी संपत्ति होती है। आगे देखेंगे हम स्थायी संपत्ति। तो क्या हो रहा है? इससे आपकी संपत्ति आ भी रही है और आपका पैसा जा भी रहा है, तो यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है, वित्तीय स्थिति परिवर्तन हो रही है। दायित्व आपके, उधार माल ले गया लेकिन पैसा आएगा वो, तो दायित्व। पूंजी आपकी कैपिटल, तो आय और व्यय में वो परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जो लेनदार होंगे, लेनदार जैसे कि मैंने आपसे उधार माल खरीदा, तो आप मेरे लिए क्या हो? देनदार। क्या हो गए? देनदार नहीं, क्या होगा?
लेनदार, लेनदारी बढ़ गई मेरी, क्यों, मैंने आपसे उधार सामान खरीदा है, मुझे पैसे देना है आपको, तो क्या, लेनदार, पैसे लेने वाले लेनदार और पैसे देने वाले देनदार, तो आप मेरे लिए कौन हो गए, लेनदार, मेरा खर्चा होगा, सामान आ गया वो ठीक है, पर क्या लेन देन हो रहा है, तो लेनदार, आप मेरे, मैंने आपसे उधार सामान लिया है तो आप मेरे लिए क्या हो, लेनदार हो, ठीक है। कैपिटल, पूंजी क्या होती है, जो भी पैसा हम व्यवसाय में लगाते हैं वो होती है आपकी कैपिटल, पूंजी। पूंजी की परिभाषा इस प्रकार से भी की जा सकती है कि किसी विशेष समय पर व्यापार की संपत्ति का उसकी देयता पर आधिक्य है, वह क्या है, व्यापार की पूंजी। आप सीधा पूंजी का मतलब यही समझिए कि व्यापार में जो भी पूंजी लगाई, जो भी पैसा आपने लगाया है वो पूंजी है, चाहे आपने कुछ भी लगाया हो, ठीक है। और ये कितने प्रकार की होगी, आपकी स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। ऐसे तो देख लो, स्थायी पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल, ये व्यवसाय में एक बार लगा दी जाती है, जैसे क्या, मशीन वगैरह आपकी हो गई, आपने भवन खरीद लिया, बिल्डिंग वगैरह आपने खरीद ली, तो आपने एक बार लगा दी, तो इसे बार बार लगाने की जरूरत बहुत सालों में पड़ती है ना। तो स्थायी संपत्ति क्या होती है, जो व्यवसाय में रखी रहे। और कार्यशील पूंजी क्या होगी, जो वर्किंग कैपिटल, यानी वो पूंजी जो दैनिक कार्यों के लिए यूज होती हो, जो दैनिक कार्य के लिए यूज होती हो, जैसे आपका वेजेस, मजदूरी, भाड़ा, किराया, ये सब इससे निकल जाएगा, किससे, कार्यशील पूंजी। यानी कि ये वर्किंग कैपिटल, ये आपकी फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि स्थायी संपत्ति, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। आहरण, आहरण क्या होता है, जब व्यवसाय में से अपने निजी प्रयोग के लिए जो भी पैसा निकाल लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम आहरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आहरण। संपत्ति, असेस्ट, किसी व्यवसाय में संपत्ति से आशय व्यवसाय के संचालन में शामिल होने वाली वस्तुओं से होता है। जो कि व्यवसाय के संचालन में जो भी वस्तुएं शामिल होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम संपत्ति कहते हैं। जैसे बताया कि अभी जैसे आपने बिल्डिंग खरीद ली तो वो क्या है, संपत्ति। आपने मशीन खरीद ली, वो क्या है, आपकी संपत्ति है। ऐसी क्या वस्तुएं, जो वस्तुएं किसी व्यवसाय के संचालन में शामिल होने वाली वस्तुएं होती हैं। यदि हम साधारण भाषा में कहें तो व्यवसाय को चलाने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वही क्या होती हैं, वो वस्तुएं व्यवसाय की संपत्ति कहलाती हैं। अब संपत्ति होती है आपकी दो प्रकार की, चालू संपत्ति और एक गैर चालू संपत्ति, करंट असेस्ट और एक नॉन करंट असेस्ट। देखिए क्या होता है, ये चालू संपत्ति क्या होगी, ये चालू संपत्ति से आशय ऐसी संपत्ति से है जिसे कुछ समय के पश्चात आसानी से आप रोकड़ में परिवर्तित जो है कर सकते हो। सामान्य इसे 1 वर्ष के अंतर्गत रोकड़ या माल गुड्स में परिवर्तित कर दिया जाता है। क्या होगा, इनके उदाहरण देखें। स्टॉक होता है, स्टॉक को आप 1 साल के अंदर क्या करते हो, रोकड़ में, पैसे में ये कन्वर्ट हो जाता है। देनदार आपके जो है, मतलब कि आपने जिनको उधार माल बेचा था वो आपको पैसे देंगे, तो देनदार है वो कुछ समय के लिए होंगे लेकिन वो कुछ समय बाद आपका पैसा दे देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, देनदार किस में कन्वर्ट हो गए, आपके कैश में, पैसे में आपके कन्वर्ट हो गए। तो क्या ये चालू संपत्तियां होती हैं। तरल संपत्ति देखिए, चालू संपत्ति का ही क्या होता है, तरल संपत्ति। तरल क्या होता है, पैसा, लिक्विड असेस्ट। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि तरल संपत्ति से आशय ऐसी संपत्ति से होता है जिसे तुरंत ही रोकड़ में परिवर्तन किया जा सकता है ना। करंट असेस्ट में क्या आया, लिक्विड असेस्ट।
तरल संपत्ति जिन्हें क्या हाल ही रोकड़ में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसका फॉर्मूला देखिए, तरल संपत्ति बराबर चालू संपत्ति माइनस स्टॉक और पूर्वदत्त व्यय प्रीपेड। देखिए, नॉन करेंट एसेट स्थायी संपत्ति, संपत्ति आपकी दो तरह की हुई थी, है ना। देखिए अब स्थायी संपत्ति अस्थायी है, ये अस्थायी। अस्थायी संपत्तियों से आशय ऐसी संपत्तियों से होता है जिन्हें व्यवसाय में लंबे समय तक लाभ अर्जित करने के लिए क्रय किया जाता है। क्या क्रय किया जाता है लंबे समय तक लाभ अर्जित करने के लिए? आप मशीनें क्रय करते हो ना लाभ कमाने के लिए, तो ये क्या होगा? स्थायी संपत्ति जो व्यवसाय में लंबे समय तक लाभ अर्जन में मदद करती है। क्या हो गया? जैसे कारखाने, मशीनरी, प्लांट, कार, फर्नीचर, भवन, ये सब क्या है? आपकी एक स्थायी संपत्ति है जो आपको लगातार पैसे देते रहती है। ये आपकी वो तरल संपत्ति थी। अब इसमें क्या आया? मूर्त संपत्ति। मूर्त और अमूर्त। मूर्त कैसी होगी? जिसे आप देख भी सकते हो और छुआ भी जा सकता है। क्या ये संपत्ति मूर्त संपत्ति कैसी? जिसे आप देख सकते हो और छू भी सकते हो। कैसी? किसे देख सकते हो आप? भवन को देख सकते हो, बिल्डिंग है आपकी उसे आप देख सकते हो, फर्नीचर को देख सकते हो, मशीनों को देख सकते हो, कारखाने को देख सकते हो। ये सब क्या है? मूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति कौन सी होंगी? अमूर्त संपत्ति से आशय ऐसी संपत्ति उसे होता है जिसे देखा एवं छुआ नहीं जा सकता, है ना। उनको क्या किया जा सकता है? देखा एवं छुआ नहीं जा सकता। ऐसे आपका कॉपीराइट, पेटेंट और ख्याति। ख्याति एक क्या होता है? जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ तो आप मेरे से यहाँ पढ़ रहे हो और अगर मैं कहीं और चली जाऊं, अगर मैं कहीं और पढ़ाने लगूं तो आप वहाँ भी आ जाओगे, तो ये क्या होती है? ख्याति होती है, गुडविल। तो ये आपकी क्या होती है? एक अमूर्त संपत्ति। जो अमूर्त ख्याति आपकी तीन तरह की होती है वो हम आगे देख लेंगे बाद में। अमूर्त संपत्ति देखें। अगला क्या है? लायबिलिटीज, दायित्व। सीधी बात, दायित्व क्या? आपके ऊपर एक कर्जा है जो आपको देना है, तो आपके ऊपर क्या है? एक लायबिलिटी है, आपका दायित्व है पैसे देना। देखें, वह धन जो व्यावसायिक उपक्रम को दूसरों को देना है वो क्या कहलाता है? दायित्व। लेनदार जो आप जैसे वो अपन से पैसे लेंगे, लेनदार अपन से पैसे लेते हैं, है ना, क्योंकि अपन ने उनसे उधार सामान लिया है। और देय बिल जो पे करने के लिए बिल होते हैं, देय बिल। ऋण यानी लोन, अधिक वर्ष जो पेड किया जाता है इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं? अपने दायित्व होते हैं। इस प्रकार दायित्व देयताएं ये ऐसी राशियां हैं जो लेनदारों को भविष्य में दे हैं। कैसी राशियां हैं? जो लेनदारों को भविष्य में दे हैं, यानी कि भविष्य में लेनदारों को ये देना पड़ता है। दूसरे शब्दों में दायित्व वित्तीय देनदारियां हैं जिसमें स्वामी का कोष शामिल नहीं होता है। जिसमें क्या? स्वामी का कोष जो है पैसे शामिल नहीं होते हैं। दायित्व बराबर फॉर्मूला है ये संपत्ति माइनस पूंजी, लायबिलिटीज बराबर असेस्ट माइनस कैपिटल। इससे क्या निकलता है? दायित्व आपका। संपत्तियों में से आप पूंजी घटा दोगे, क्या निकलेगा आपका? दायित्व। दायित्व का वर्गीकरण, क्लासिफाइंग ऑफ लायबिलिटी। क्या? देखिए, दायित्वों का वर्गीकरण आपका दो तरह का होगा। एक आपका हो जाएगा स्थायी दायित्व या फिर दीर्घकालीन दायित्व, ये फर्स्ट है आपका, है ना। और एक होगा अस्थायी दायित्व यानी अल्पकालीन दायित्व। देखिए, स्थायी दायित्व में क्या होता है? दीर्घकालीन दायित्व मतलब क्या होता है कि ऐसे ऋण जो लंबे समय के बाद देते हैं। क्या? ऐसे वो दायित्व जो बहुत बाद में देने हैं, अभी नहीं देने, लंबे समय तक चलने वाला ये ऋण होता है।
लंबी अवधि के पश्चात ये होता है। ये ऋण पत्र हो गया, दीर्घकालीन ऋण जो देर में दिया जाता है, और दीर्घकालीन जमाएं, ये दायित्व आपका क्या है, लंबे समय तक चलता है। आप बाद में इसे लंबे समय तक चलता रहता है, बाद में इसे देते हो। चालू या अल्पकालीन ऋण, चालू या अल्पकालीन ऋण यानी कि इसे अल्पकाल में ही इस ऋण को, इस दायित्व को आपको पे करना पड़ता है। अल्पकालीन ऋण मतलब कि कम समय के लिए लोन लिया गया हो और इसे आपको देना है। चालू ऋण वे ऋण कहलाते हैं जिनका भुगतान अल्प अवधि कम समय में, साधारणतः 1 वर्ष के अंदर में किया ही जाना चाहिए। जैसे आपके देय विपत्र, बिल्स पेबल जिन्हें बोलते हैं, और विविध लेनदार, बहुत सारे लेनदार, बैंक अधिविकर्ष, बैंक का लोन है ना, अल्पकालीन ऋण, अदत्त व्यय आदि, ये सब क्या है आपके चालू या अल्पकालीन ऋण। देखिए व्यय, एक्सपेंस आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। एक्सपेंस का मतलब खर्चा, पर इसमें एक्सपेंस मतलब व्यय दिया है, खर्चा हम एक और है आगे वो पढ़ेंगे। आगम की प्राप्ति के लिए प्रयोग की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत को व्यय कहते हैं। आगम की प्राप्ति, जो चीज अपन पे आ रही है, आगम, उसकी प्राप्ति के लिए जो भी प्रयोग की गई वस्तु होगी या सेवाओं की, उनकी क्या लागत, क्या लागत आई, तो अपन पैसे देंगे, उनको क्या कहेंगे हम, व्यय कहते हैं। क्यों, उसमें कितनी लागत लग रही है। वस्तुतः माल अथवा सेवाओं को उत्पन्न करने तथा विक्रय करने में जो लागत आती है, लेखांकन की भाषा में उसे ही क्या कहते हैं, व्यय कहते हैं। यानी कि कोई भी सामान, किसी चीज का उत्पादन करने में, किसी चीज का उत्पादन करने में कितना आपका व्यय आया, वही व्यय कहलाता है। कितना आपका खर्चा आया, एक्सपेंस आया, जो लागत आती है उसी को हम क्या कहते हैं, व्यय कहते हैं। आय, आगम में से व्यय घटाने पर जो शेष बचता है उसे आय कहते हैं। यानी जो भी हमारे पास टोटल पैसा आया और उसमें हमारे खर्चे भी तो होंगे, उन खर्चों को जब घटा दिया जाएगा तो जो भी शेष बचेगा वो हमारी इनकम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हमारी आय कहलाएगी। देखिए वे आपने पढ़ा था, अब है एक्सपेंस था वो, ये है एक्सपेंडिचर, खर्च। देखिए संपत्ति, माल अथवा सेवाएं प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भुगतान अथवा संपत्ति का हस्तांतरण क्या कहलाता है, खर्च कहलाता है। संपत्ति, माल अथवा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए किया गया भुगतान, संपत्ति का अथवा संपत्ति का हस्तांतरण खर्च कहलाता है। ठीक है, यानी संपत्ति, माल और फिर सेवा जो होंगी उनको प्राप्त करने के लिए जो हम पैसा लगाते हैं, जो भी भुगतान हम करेंगे वो क्या होगा, आपका खर्च होगा, एक्सपेंडिचर। खर्च आपके जो एक्सपेंडिचर होता है वो आपके होते हैं 2 प्रकार के, पूंजीगत खर्च और आपका होगा एक आयगत खर्च। क्या होगा, पूंजीगत खर्च और आयगत खर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय खर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, स्थायी संपत्तियों के क्रय या फिर उनके मूल्य में वृद्धि करने के उद्देश्य से जो किया गया गैर आवर्ती व्यय है वो क्या कहलाएगा, आपका पूंजीगत खर्च कहलाएगा। यानी स्थायी संपत्तियों के क्रय के लिए जो भी आपने पैसा दिया है वो क्या होगा, पूंजीगत व्यय का। जैसे आपने मशीन खरीद ली, इन सभी के लिए पैसे दे दिए, ये खर्चा क्या होगा, पूंजीगत व्यय। अगला आपका है आयगत व्यय खर्च, आयगत खर्च या फिर व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या है, आयगत व्यय वह व्यय है जो आवर्ती प्रकृति का होता है, यानी आने वाली प्रकृति का होता है और उसका लाभ एक लेखांकन अवधि में ही प्राप्त हो जाता है। लेखांकन की अवधि 1 साल की होती है, उसी के अंदर ये जो खर्चा है वो आपको उसका लाभ प्राप्त हो जाता है, इसलिए ये क्या है, आयगत व्यय।
अब है आपका आगम, रेवेन्यू। आगम से आशय क्या है? आगम से आशय है कि व्यवसाय की आयों से है, जो भी हमें इनकम हो रही है वो क्या होगी? आपकी आगम होगी। इसका अभिप्राय नियमित रूप से प्राप्त होने वाली आय, जो कि नियमित रूप से हमें प्राप्त होती है। जैसे व्यापार होता है तो उसमें डेली डेली जो भी सामान आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, वो क्या होगा? आपकी आगम, रेवेन्यू आपका होगा। डेटर्स, देनदार, पैसे देने वाले, हमें जो पैसे देंगे, जो हमसे उधार माल खरीद के ले गए, उधार सामान ले गए, वो हमें पैसे देंगे, तो वो कौन होंगे? डेटर्स, देनदार। वे व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी या फिर निगम आदि जिनसे आपको क्या करना है? धन जो है वसूलना रहता है, या फिर जिनके पास संस्था की देय राशि है, उन्हें देनदार कहा जाता है। यानी जिससे पैसा आप लेते हो, जिससे आप पैसा लेते हो, वो आपसे सेवा या कोई सामान ले गया और वो आपको पैसे नहीं दे गया, फिर वो आपका क्या होगा? देनदार होगा। क्रेडिटर्स, लेनदार, जिस व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी या निगम आदि को उधार, क्रय के लिए या फिर ऋण के लिए व्यापारी द्वारा धन देय होता है, वे व्यापारी के लेनदार कहे जाते हैं। यानी कि पैसे लेने वाले, मैंने आपसे उधार माल खरीद लिया, आपसे मैंने कोई भी बिना पैसे के, बाद में दूंगी मैं, उधार माल मैंने मान लो खरीद लिया, तो आप मेरे लिए क्या होगे? लेनदार। आपको मेरे से पैसा लेना है, ये मेरा दायित्व है कि मैं आपको पैसा दूं। ये लाइबिलिटीज है। क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी। देखें, माल जिसे कहेंगे गुड्स, गुड्स क्या? स्टॉक। गुड्स क्या होगा? स्टॉक। जिन व्यापारियों का कोई व्यापारी, जिस वस्तुओं का कोई व्यापारी व्यापार करता है, तो वो उसे क्या कहलाता है? माल कहलाता है। जैसे मैं, ये पेन है, इस पेन का व्यापार कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? ये माल कहलाएगा। जैसे मैं कोई भी मोबाइल का कर रही हूँ काम ना, जैसे मोबाइल मुझे बेचना है, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? माल कहलाएगा। गेहूं का अगर मैं कर रही हूँ, तो गेहूं मेरे लिए क्या होगा? माल होगा, गुड्स होगा मेरे लिए। ठीक है, जिसका अपन, जो ही व्यापारी जिस वस्तुओं का व्यापार करता है, वही क्या कहलाता है? माल। अब आपका है कॉस्ट, आपकी लागत। लागत वह राशि है जो किसी विशेष वस्तु अथवा क्रिया पर खर्च की गई हो अथवा की जानी हो। किसी चीज़ के उत्पादन में, कोई किसी चीज़ का जब उत्पादन हो रहा है, तो उस पर खर्च किया गया जो पैसा होगी, कैसे पैसा होगा, वो कैसे क्या होगा? आपने कितनी लागत आपकी आई, कितनी लागत लगाई, है ना, तो ये क्या होगा? आपका कॉस्ट। रहतिया स्कंद या फिर स्टॉक। स्टॉक क्या होगा? देखिए, किसी दी गई तिथि पर बिना प्रयोग किया हुआ, बिना बिका हुआ माल जो स्पेयर एवं अन्य मध्य व्यावसायिक संस्था के पास रहती है, उसे रहतिया स्कंद या फिर स्टॉक कहा जा सकता है। जो आपके पास है, जैसे आप किताबों का काम कर रहे हो, किताबों की स्टेशनरी है, तो आपके लिए वो किताबें क्या होंगी? आपका स्टॉक होगा। तो स्टॉक यानी बिना बिका हुआ माल, किसी तिथि से पहले, है ना, किसी तिथि पर बिना बिका हुआ, बिना प्रयोग किया माल या फिर बिना प्रयोग किया माल। स्कंद, स्टॉक जिसे कहेंगे। स्टॉक आपके दो प्रकार के होंगे। एक आपका होगा प्रारंभिक, एक ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जब आप कोई व्यवसाय प्रारंभ करते हो, उसके लिए आप जो स्टॉक लाते हो, जो सामान लाते हो, जो कि बिना बिका हुआ है ना, स्टार्टिंग में ही आप ले आए, महीने के स्टार्टिंग में आप वो सामान ले आए, तो व्यवसाय के प्रारंभ में आप वो सामान ले आए, तो वो क्या है? प्रारंभिक रहतिया या प्रारंभिक स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, जिसे आप ओपन करते हो ना। लेखांकन वर्ष के प्रारंभ में व्यवसाय के पास अविक्रय माल के मूल्य को प्रारंभिक स्टॉक कहा जाता है। जो माल
बिना बिका हुआ है अविक्रय माल के मूल्य को ही क्या कहते हैं? प्रारंभिक स्टॉक कहते हैं। अंतिम रहतिया या फिर क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं? जो कि साल के अंत में आपके पास वो सामान बच जाता है। लेखांकन वर्ष के अंत में व्यावसायिक उपक्रम के पास अविक्रय माल के मूल्य को अंतिम रहतिया कहा जाता है, जो साल के अंत में बिक नहीं पाया। स्टार्टिंग में अविक्रय माल स्टार्टिंग में नहीं बिका। स्टार्टिंग में क्यों नहीं बिका? अभी उसे सिर्फ लाई है ना, स्टार्टिंग ही की है, इसलिए वो माल नहीं बिका। तो वो अविक्रय माल, दोनों अविक्रय हैं, पर एक स्टार्टिंग में है और एक आपका लास्ट में। क्रय परचेस, ये भी आप जानते होंगे। क्रय क्या होता है? खरीदना, है ना। व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसे खरीदने को क्रय किया जाता है। जैसे पेन का व्यापार मैं कर रही हूँ तो मेरे लिए क्या होगा? मैं इस पेन को खरीदूंगी, सामान इसका खरीदूंगी। तो जिस चीज़ का व्यापार मैं करूंगी उसके लिए मैं चीज़ खरीदूंगी, उस वही क्या होता है? क्रय होता है। यदि क्रय नगद किया जाता है तो नगद क्रय, अगर यदि उधार किया जाए तो उधार क्रय कहलाता है। देखिए, क्रय वापसी, मुझे सामान पसंद नहीं आया, मैंने वापस कर दिया। जो मैंने क्रय किया था, जो मैंने परचेज किया था वो सामान, वो मैंने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। जैसा मुझे वो चीज़ दिखाई गई थी वैसी चीज़ मुझे वो प्राप्त नहीं हुई। देखें, माल को क्रय करने के बाद यदि ज्ञात हो कि माल नमूने के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ है, यानी नमूना मतलब उसका एक स्ट्रक्चर जैसा दिखाया गया था वैसे उसके अनुसार उसे वो प्राप्त नहीं हुआ, और या फिर उसमें कोई दोष है या अन्य कोई कारण, या कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी अपन खरीदी हुई चीज़ वापस करने का, जितना माल वापस कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? क्रय वापसी, परचेज रिटर्न, जिसे शॉर्ट में PR कहते हैं। क्रय वापसी को आप ब्राहा वापसी, रिटर्न आउटवर्ड, RO इसे भी कहा जाता है। विक्रय, सेल्स, जैसे भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। विक्रय यानी बेचना। व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री जो होती है उसको क्या कहते हैं हम? विक्रय। जैसे पेन का मैंने व्यापार किया था उसे मैं बेच रही हूँ तो ये मेरे लिए क्या है? बिक्री, विक्रय हुआ है, सेल्स हुई है। तो नगद विक्रय और उधार विक्रय होती है, ठीक है। देखिए, विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न, जो भी मैंने सामान बेचा था वो मेरे पास वापस लौट के आ गया। देखिए, माल की विक्रय हो जाने के बाद यदि माल का क्रेता ये है, समझता है कि उसको उस तरह का माल नहीं बेचा गया जिस तरह का माल उसे बेचने का वायदा किया गया था, तो वह उस माल को, जितना खराब माल होता है उसको वो वापस कर देगा। जैसे मैंने उसे माल सही नहीं दिया तो वो माल मुझे वापस कर देगा। प्रॉफिट, लाभ किसे कहेंगे? लाभ आप जानते ही होंगे। देखिए, ये पेन मैंने कितने की खरीदी? 5 रुपए की खरीदी और बेच कितने में दी? 10 रुपए की। तो लाभ कितना हुआ? 5 मुझे लाभ हुआ है। तो देखिए, सामान्यतः व्यय संबंधित लागत से आगम की अधिकता को क्या कहते हैं हम? लाभ कहते हैं। यदि आगम से व्यय की अधिकता हो जाए तो इसे हानि कहेंगे। हमने जितना पैसा आगम आ रहा है और उससे व्यय की अधिकता हो जाए, उसमें से व्यय ज़्यादा हो जाए तो अपन को हानि होगी, है ना। अर्जन, गेन, जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने ये पेन कितने की ली थी? 10 रुपए की, है ना। 5 रुपए की ली थी और 10 में कितना इसे बेचा? कितने में? 10 में। तो 5 रुपए जो होंगे वो गेन होंगे। लाभ भी है, गेन भी है, अर्जन। अगला है प्रमाणक, वाउचर। जब आप कोई सामान लेते हो तो आपको ये दिया जाता है प्रमाणक, जिससे आप दिखा सकते हो। बिल जैसा होता है, प्रमाणक बिल जैसा होता है कि आप उसे बाद में दिखा सको। देखो, जब माल का क्रय विक्रय या धन का लेन देन किया जाता है तो इसको प्रमाणित करने के लिए जो भी प्रपत्र यानी जो डॉक्यूमेंट्स
जो डॉक्यूमेंट्स तैयार होगा उसे क्या कहेंगे हम, प्रमाणक कहते हैं। ये प्रमाणक के रूप में काम करता है वाउचर। छूट, कटौती या फिर बट्टा, डिस्काउंट। आप जानते हो डिस्काउंट आपने देखा ही होगा, जब त्योहार वगैरह आते हैं, होली, दिवाली, तो इन सभी पे क्या होता है, डिस्काउंट चल रहा होता है, बड़ी बड़ी जगह या छोटी जगह भी। तो कटौती मतलब कि आपको जितने की कीमत है उससे आपको थोड़ा सा लेस करके आपको वो सामान दे दिया जाता है। कभी कभी व्यापारी अपने ग्राहकों से वस्तु का पूरा मूल्य न लेकर कुछ मूल्य को छोड़ देते हैं, उसी को अर्थात माल के मूल्य में कुछ रियायत, कंसेशन देते हैं। अतः जितना कम मूल्य लेते हैं उसे कटौती कहेंगे, जितना कम मूल्य लेंगे ना उसी क्या हम कटौती कहते हैं। एक आपकी 3 तरह की होती है ये डिस्काउंट, आपका 3 तरह का, व्यापारिक कटौती, विशेष कटौती और नगद कटौती। ट्रेड डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। व्यापारिक कटौती में क्या होता है, जो डेली के ग्राहक होते हैं उनको दे दिया जाता है। इनका काम क्या रहता है व्यापारिक कटौती का, कि इनका कैसे भी करके ग्राहक बढ़े। और जो विशेष कटौती होती है, विशेष कटौती कब देती है, कब देंगे विशेष कटौती, जब आपका ग्राहक नियमित होगा। ग्राहक जैसे आपकी अच्छी जान पहचान है, आप वहीं से सामान लेते हो, तब आपको वो क्या कर देता है, डिस्काउंट देके सामान दे देता है। तो ये क्या विशेष के लिए ही होती है, तो ये विशेष स्पेशल डिस्काउंट है। नगद कटौती यानी कि कोई मैं माल उधार खरीद रही हूँ और वो बोलेगा कि आप इसका नगद कैश पेमेंट कर दीजिए तो आपको इसमें इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये नगद कटौती होती है। विशेष कटौती में आपको ये मैंने बताया त्योहार वगैरह इस पे कभी कभी छूट चलती है, तो वही होगी आपकी विशेष कटौती। यानी कितनी 3 तरह की हमने ये डिस्काउंट देखे। लेन देन, ट्रांजैक्शन, लेन देन, बाजार जाते हैं हम, क्या करते हैं हम, लेन देन ही तो करते हैं, पैसे देते हैं, सामान लेते हैं, लेन देन हो रहा है। देखिए लेन देन एक ऐसी घटना है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विनिमय होता है, एक्सचेंजेस होते हैं इनमें ना, विनिमय। कोई पैसे या माल देगा या सेवाएं देगा, उसके बदले उसे कुछ दिया जाए, तो विनिमय हो रहा है, एक्सचेंजेस हो रहे हैं। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, सौदा या फिर डील, वही होता है लेन देन। समता, इक्विटी क्या होता है, देखिए समता शब्द से अभिप्राय पूंजी और देताओं से है, पूंजी और देता से है। पूंजी क्या आपकी कैपिटल, देता है आपकी लाइबिलिटीज से है। ये 2 प्रकार की होगी, स्वामी की समता यानी ओनर्स की जैसे पूंजी, और बाहरी लोगों की समता यानी आउटसाइडर इक्विटी, जैसे आपके लेनदार, इनको आपको पैसे देना होते हैं, ऋण, देय विपत्र आदि, इन्हें बाहरी दायित्व कहेंगे। देखिए अप्राप्य या अशुद्ध ऋण, बैड डेब्ट्स, जो ऋण हमें प्राप्त नहीं हुआ किसी वजह से, वो जो है ऋण दे नहीं पाया, तो जब उधार दिया हुआ धन किसी प्रकार से वसूल नहीं होता, तो उतने धन को जितना वसूल नहीं हो सका उसे क्या कहेंगे, अशुद्ध या फिर अप्राप्य ऋण कहा जाता है। क्या, अप्राप्य ऋण, बैड डेब्ट्स। अगला है संदिग्ध ऋण। क्या, संदिग्ध ऋण, डाउटफुल डेब्ट, वो ऋण जो आप डाउट है आपको कि वो पैसे पता नहीं देंगे या फिर नहीं देंगे, वे ऋण अथवा ऐसे देनदार जिनकी वसूली की संभावना संदेशपद या संदिग्ध हो, संदिग्ध ऋण कहलाते हैं। आज हमारी महत्वपूर्ण शब्दावली कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इससे रिलेटेड लेखांकन की चैप्टर वाली क्लास और चाहते हो तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, वरना मैं नेक्स्ट क्लास MCQs की लेने वाली हूँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम करेंगे, उसी में जो है हम सब कुछ समझ लेंगे, सब कुछ जो क्वेश्चंस कैसे आते हैं देख लेंगे। आप कमेंट कीजिए मुझे कि आपको क्या चाहिए, अगली क्लास किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।